हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसका मकसद क्या है और ये क्यों जरूरी होती है। व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि कंप्यूटर के बारे में तो सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर जो है, जिस तरह हमारी कोई ना कोई जुबान होती है, हम इंग्लिश को, उर्दू को, या बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी जुबानों को अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है ना ये उर्दू को अंडरस्टैंड करता है ना ये इंग्लिश को अंडरस्टैंड करता है, बल्कि इसकी अपनी एक जुबान है जिसको ये अंडरस्टैंड करता है, जिसको ये समझता है। और सिर्फ हम जो है कंप्यूटर से उसी जुबान में बात कर सकते हैं। उसे हम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं और कोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर वी हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए, मतलब कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी जरूरी हो जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम कुछ टर्म्स के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या होती है, प्रोग्रामर किसे कहते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे मैंने आपको अभी बताया कि कंप्यूटर जो है इंग्लिश या उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमें एक स्पेशल जो है वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ही डिजाइन की है। इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन देयर स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स जो होते हैं वो सेंटेंस की ही फॉर्म है, लेकिन इसमें कुछ जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको सिंटैक्स कहते हैं। स्पेशल फॉर्मेट यूज होता है इसका। ठीक है, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और उनके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स है, डिफरेंट सिंटैक्स है। प्रोग्रामर किसे कहते हैं? वो इंसान जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखता है, जिसे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स का नॉलेज है, जिसको वो अंडरस्टैंड करता है और लिखता है, वो एडिट करता है, वो राइट करता है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर्स जो है वो सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। बहुत सारी कोडिंग्स जो है वो राइट करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है वो हदायत होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, या जो भी इंस्ट्रक्शन जो है हम कंप्यूटर को देते हैं इसी की जुबान में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे हम जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। उम्मीद है आप हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स के बारे में, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 3 जो है वो टोटल टाइप्स होती हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और तीसरी है असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो नियर टू ह्यूमन बींग्स और फॉर फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि इसको इंसान जो है वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए इसको डायरेक्टली समझना बहुत मुश्किल होता है। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। डिबग। डिबग क्या होता है? डिबग का मतलब होता है कि इसका एरर जो है फाइंड करना, एरर फाइंड करके उसको ठीक करना, एरर्स जो है उनको ठीक करना। एंड आर वाइडली यूज्ड टुडे, और आजकल जो है वो ज्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज हो रही है। डू नॉट डिपेंड ऑन मशीन। इसका मतलब है कि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी भी मशीन पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि मशीन्स जो है वो चेंज हुई है तो हमें उसके मुताबिक जो है वो कोडिंग करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। C++, C#, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और PHP। ये सभी जो है लैंग्वेजेस, ये हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है।
उसके बाद हम आते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज दैट इज नियर टू कंप्यूटर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, यानी कि जिसको कंप्यूटर बहुत आसानी से और डायरेक्टली समझ सकता है, लेकिन इंसानों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि मशीन टू मशीन जो है वो इसकी कोडिंग चेंज होती है और इसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। ये 0-1 की लैंग्वेज होती है। इसको बाइनरी नंबर्स या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये 0-1 के फॉर्म में एक्सप्लेन की जाती है और राइट की जाती है। इसकी एग्जाम्पल में फोरट्रेन या मशीन कोड जो है इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाती है। नंबर 3 पे आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। ये ना तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि ये एक दरमियानी लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू कोड यूजिंग वर्ड्स and expressions that can be easier to understand and interpret than machine language। ये मशीन लेवल लैंग्वेज से तो आसान होती है, ठीक है, लेकिन उसकी निस्बत हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसमें आसानी ये होती है मशीन लेवल लैंग्वेज की निस्बत के इसमें ना कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इंग्लिश टाइप वर्ड्स, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स में ऐड का वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब एडिशन। सब का वर्ड यूज किया जाता है सब्ट्रैक्शन, MUL, ये मल्टीप्लीकेशन, DIVC, ये डिवीजन के लिए। इस तरह इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसका पर्पस क्या है इन वर्ड्स का, इसलिए हम इसको मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसानी से समझ सकते हैं। सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हुए इन वर्ड्स को सुना होगा। ये क्या होता है, सोर्स कोड। जो भी हम अपनी कोडिंग को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड होता है, और इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हम इनपुट दे रहे होते हैं सोर्स कोड की फॉर्म में, ठीक है। और जो हमारी आउटपुट निकलती है, आउटपुट हमारी मशीन लैंग्वेज में निकलती है 0-1 की फॉर्म में या लो लेवल लैंग्वेज में, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है, वो हमारी आउटपुट होती है। ट्रांसलेटर्स। अब आप कहेंगे कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और ये क्यों यूज किए जाते हैं, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। जैसा कि हमने 3 लैंग्वेजेस के बारे में बात की, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान थी, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ सकता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की हमने बात की थी कि वो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, हालांकि वो इंसान जो है उसको इजीली समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और इन जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो आजकल सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, वो मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के साथ उसका इंटरकनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर के साथ उसका कनेक्शन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं जिनको हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूंगी कि जैसे चाइना में हम काम करते हैं, या चाइना के कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उनकी लैंग्वेज को समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको चाइनीज लैंग्वेज भी आती है और जिनको उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, तो वो क्या करते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज को उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कंपनी के ओनर को वो उनकी मीटिंग्स जो है वो रन करवाते हैं, ठीक है, और उनका जो है वो ताकि वो उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और जो कंपनी के ओनर या जो भी मैनेजर्स, जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, वो उसको ट्रांसलेट करके चाइनीज लैंग्वेज में जो है वो अगेन उनको आंसर करते हैं चाइनीज पर्सन को। दरमियान में जो पर्सन होता है जो चाइनीज लैंग्वेज को उर्दू में या इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके, या उर्दू और इंग्लिश की लैंग्वेज को चाइनीज में कन्वर्ट कर सके, वो ट्रांसलेटर होता है जिसको सभी लैंग्वेजेस आती होती है। इसी तरह कंप्यूटर में जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारी कोडिंग को, हमारी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर सके। टोटल जो है वो 3 तरह के जो है ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और थर्ड है असेंबलर।
अब तीनों के जो है वो डिफरेंट, तीनों का वर्क है, तीनों को हम जो है वो स्टडी करते हैं। क्या है? सबसे पहले है कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। ये तो हमें पता है कि ट्रांसलेटर का काम ही ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ये क्या करता है कि हमारी जो इनपुट होती है उसको आउटपुट में चेंज कर देता है। हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा जो भी कोड लिखा होता है या हमारा जो भी सोर्स कोड होता है उसको ये लेता है और अपने सॉफ्टवेयर में इसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो इसका मेन फंक्शन है वो उसकी तरफ हम आते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल सोर्स कोड टू मशीन कोड एट वंस। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, होल सोर्स कोड यानी कि हमारा जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है। यानी कि हमारा, अगर आप कहें कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारा जो कोड है वो 2 पेजेस का है या 3 पेजेस का है या 10 पेजेस का है, तो उसको जो है वो एज अ होल यानी कि पूरे के पूरे को वो कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और एक ही बार हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन से एरर्स आए हैं, कौन से सिंटैक्स एरर है, कौन सा प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आई है, वो एक ही टाइम में बताएगा और वो लास्ट पे बताएगा जब वो उसको कंपाइल कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन कंपाइलेशन तब तक नहीं होती जब तक हमारे एरर्स जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते। कंपाइलर जो है वो अपना काम रोक देता है जब उसके अंदर, हमारे कोड के अंदर कोई भी एरर आ जाता है, तो कंपाइलर क्या करता है कि अपना काम रोक देता है जब तक हम उस एरर को फाइंड करके उस एरर को जो है वो सही नहीं करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को जो है वो क्लियर नहीं करते हैं, तब तक हमारा कोड नहीं चलता है। ठीक है, जब हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे कोड में कोई एरर नहीं होता तब हमारा जो कोड है वो बहुत इजीली कंपाइल हो जाता है और ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये था कंपाइलर का काम। कंपाइलर का मेन काम क्या है कि ये पूरे के पूरे कोड को जो है वो कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेटर की तरफ, वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी बिल्कुल इसी तरह इनपुट लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज में के प्रोग्राम को लेता है और उसको लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें और कंपाइलर में फर्क क्या है? इसमें और कंपाइलर में फर्क ये है कि ये एक एक लाइन करके जो है वो ट्रांसलेट करता है हमारे कोड को। मींस कि हमारा जो है कोड एक पेज का है, तो वो एक पेज के अंदर 20 लाइनें हैं, तो वो एक लाइन को पहले जो है ट्रांसलेट करेगा, उसमें से कोई भी एरर आया है उसको हमें उसी वक्त उसी लाइन में जो है ठीक करना पड़ेगा। फिर ट्रांसलेट करने के बाद वो दूसरी लाइन को कंपाइल करेगा, दूसरी लाइन को रन करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरी लाइन को करेगा। यानी कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि जो कंपाइलर था वो एज अ होल हमारे ट्रांसलेट करता है, हमारे कोड को, पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन जो है हमारी एग्जीक्यूट होती है, एक एक लाइन हमारी कंपाइल होती है, कंपाइलेशन के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब इन दोनों में मेन फर्क क्या है? उसकी स्पीड तेज होगी, इसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, लेकिन वहां पे हमें पता नहीं चलेगा हमारा एरर कहाँ पे है। लेकिन कंपाइलर में हमें जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि हमारा एरर कहाँ पे था। लेकिन इंटरप्रेटर पे हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस लाइन में हमारा एरर था, क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हो रही है, तो हम इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं कि किस लाइन में हमारा एरर जो है वो हमें एरर आ रहा है। हम इजीली उसको एरर को फाइंड करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का ये फायदा है, लेकिन इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू कंपाइलर ये स्लो है। उसके बाद अपना काम करने के बाद ये एग्जीक्यूट कर देगा हमारी इंस्ट्रक्शन को। थर्ड हम देख लेते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? जो हमने असेंबली लैंग्वेज की बात की थी, जो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है हमारे, उस लैंग्वेज को असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करता है। एंड असेंबलर कन्वर्ट द असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड। ठीक है, यानी कि हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में या 0-1 की फॉर्म में या कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इट टेक्स बेसिक कंप्यूटर कमांड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड। यानी कि असेंबलर क्या करता है? सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही जो है
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। और हमारे प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, जिस तरह हमें किसी भी इन्वायरमेंट में वर्क करने के लिए उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे अगर हम स्कूल में स्कूल का इन्वायरमेंट एक डिफरेंट होता है घर के इन्वायरमेंट से, ऑफिस का इन्वायरमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ बिल्कुल ऑफिस वर्क जो है वो किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वहाँ पर प्रॉपर वर्किंग की जाए। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के लिए भी एक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह बहुत सारे चीजों के ऊपर काम करने के लिए हमें बहुत से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए भी हमें बहुत से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम पेंटिंग करना चाहते हैं तो हमें पेंटिंग के लिए भी बहुत से टूल्स चाहिए होंगे। जैसे हमें पेंटिंग के लिए पेंट्स चाहिए होंगे, ब्रशेस चाहिए होंगे, कैनवस चाहिए होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स चाहिए होंगे। इसी तरह अगर हम प्रॉपर वे में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रॉपरली हमें उसके टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। और ये जो तमाम टूल्स हैं जो हमें प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होते हैं वो मिलकर एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। It is essential to set up a programming environment before we start writing programs। क्योंकि हम अपना प्रोग्राम कहीं भी राइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपना प्रोग्राम कहीं भी राइट कर देंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर हम प्रॉपर आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर टूल्स को यूज करते हुए लिखना होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहां हम अपने प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके अपने मुताबिक रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज होती है जिनको हम यूज करके उन बटन्स को क्लिक्स करके अपने एक्शंस जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। It consists of the tools that helps to program the programmer to write, execute and testing a computer program। यहाँ पर बहुत सारे tools होते हैं, बहुत सारे buttons होते हैं, बहुत सारे हमारे पास options होते हैं जो मिलकर एक graphical user interface बनाते हैं। graphical user interface जो है वो प्रोग्रामर की बहुत हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, उसे रन करवाने में। It also contain compiler and debuggers in single interface। यानी कि एक इंटरफेस पे एक ही जो है आपको इन्वायरमेंट में दोनों टूल्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, कंपाइलर भी और डिबगर भी। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सम जो अवेलेबल IDE फॉर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, ये हमें विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है, Xcode प्रोवाइड करता है, कोड ब्लॉक्स और डेव C++। ये जो 4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जहां पर हम वर्किंग कर सकते हैं, बहुत इजीली वर्किंग कर सकते हैं। ये हमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो देते हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं डेव C++ आपको दिखाती हूँ जहां पर हम अपना कोई भी जो है वो प्रोग्राम राइट कर सकते हैं और उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं। डेव C++ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपको गूगल से बहुत इजीली मिल जाएगा, जहां से आप बहुत जो है वो इजी स्टेप्स में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम अपना पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले Ctrl+N को प्रेस करेंगे और हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जहां पर हमने अपना प्रोग्राम, कोई सा भी प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये फुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये फाइल्स है, यहाँ पर हम न्यू फाइल्स ओपन कर सकते हैं, अपनी जो फाइल्स ऑलरेडी पड़ी है उनको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं
यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आप सेपरेट अपने किसी भी प्रोग्राम को हमेशा पहले प्रोग्राम सेव होता है, उसके बाद कंपाइल होता है। तो पहले आपका प्रोग्राम यहाँ पर सेव होगा, उसके बाद आप यहाँ पर उसको रन कर सकते हैं। सेव और कंपाइल होगा यहाँ पे, फिर आप उसको रन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ही एक ही बटन पे आप लोग मिल जाएंगे। आप इसको प्रेस करेंगे तो एक ही क्लिक में आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सभी टूल्स जो है वो आपको एक ही प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। टेक्स्ट एडिटर वही था जो मैंने Ctrl+N प्रेस किया था और आपके सामने वो स्क्रीन आई थी जहां पर हम अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, जो आप लोगों ने, कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग बार बार सुनेंगे और बार बार इनके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आना जरूरी है, ठीक है। सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, बग, डीबग और रिजर्व वर्ड्स, इनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक सेंटेंस होता है। जिस तरह हम इंग्लिश का एक सेंटेंस राइट करते हैं ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए, ग्रामर की तमाम कंडीशंस को, कि हमारा सब्जेक्ट्स कहाँ पे राइट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे राइट होगा, वर्ब्स कहाँ पे राइट होंगे, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स यूज होंगी। उर्दू में हम जुमलों को जिस तरह बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये भी सिंटैक्स भी एक ग्रामर है कंप्यूटर की, ठीक है। और हर लैंग्वेज का जो है सिंटैक्स डिफरेंट होता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट है, या जावा है, या पाइथन है, सी है, C++ है, सी शार्प है, इन सब लैंग्वेजेस के सिंटैक्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स। आप रूल्स भी कह सकते हैं, ग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है। In order to write an accurate program, the set of rules is known as syntax of the language. It can be as grammar of programming language. ठीक है, यानी कि हमने अपने प्रोग्राम को किस तरह राइट करना है, कौन सा सिंबल, कौन सा जो है वो नंबर्स, कौन से वर्ड्स, कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हम पहले राइट करेंगे और कौन से बाद में राइट करेंगे। Syntax error. If proper syntax and rules of the programming language are not followed, then syntax error occurred. Syntax error क्या होता है कि अगर हम अपने syntax के rules को और उसकी ग्रामर को नहीं फॉलो करेंगे तो syntax error जो है वो आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग के स्पेशल जो है वो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और हर प्रोग्रामिंग के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस और ग्रामर होती है। उस हिसाब से उन सिंटैक्स को लिखा जाता है। अगर उन सिंटैक्स को ग्रामर और रूल के मुताबिक नहीं लिखा जाता तो सिंटैक्स एरर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? अ मिस्टेक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्रामर्स इंटेंडेड लॉजिक। यानी कि जब हम कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है A एंड B, और उनको हमने नंबर्स दिए हैं 2 और 2, और उनको हमने ऑपरेशन दिया है कि इनको हमने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उनकी आउटपुट आनी चाहिए 4, लेकिन हमारी आउटपुट 0 आ रही है क्योंकि हमने अपना ऑपरेटर जो है वो प्लस की बजाय माइनस का लगा दिया है। हमने लॉजिकल मिस्टेक कर दी है, तो उस टाइम पे लॉजिकल एरर आ जाएगा क्योंकि हमने ऑपरेटर गलत लगा दिया है, ठीक है। तो इस किस्म की जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उस दौरान हमें लॉजिकल एरर का सामना करना पड़ता है। तीसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली सेव भी हो जाता है और सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आ जाता है किसी भी वजह से, उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं, ठीक है। रन टाइम एरर इन अ प्रोग्राम इज एन एरर दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग आफ्टर बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल्ड। कि प्रोग्राम तो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, लेकिन कंपाइलेशन के बाद एरर आया है, उसको हम रन टाइम एरर कहेंगे। नेक्स्ट, बग एंड डिबग। बग क्या होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम एरर को जब डिफाइन करते हैं, एरर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें बग आ गया है,
ठीक है, हमारे प्रोग्राम में बग आ गया है। एरर का दूसरा नाम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग है। ठीक है, किसी भी एरर को किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाए तो हम उसको बग कहेंगे, और उस एरर को फाइंड आउट करना, ठीक है, उसको हम डिबगिंग कहेंगे। Reserved words or keywords. Every programming language has a list of words that are predefined. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिए होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के दौरान किसी भी प्रोग्रामर को खुद से नहीं लिखने पड़ते, बल्कि वो उस लैंग्वेज में पहले से ही प्रीडिफाइंड होते हैं और उनका यूजेज भी बता दिया जाता है कि इनको कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज किया जाता है और कौन कौन से सिंटैक्स में इनका जो है वो इस्तेमाल या इनका लिखना लाजमी होता है। Each word has its own specific meaning already known to the compiler. कंपाइलर को पहले से ही इनका मीनिंग, इनका फंक्शन, इनका पर्पस पता होता है। ठीक है, वो पहले से ही ये मालूम होता है कि इन कीवर्ड्स का क्या मकसद है, इसलिए कंपाइलेशन के दौरान कोई एरर आने के चांसेस नहीं होते। These are known as reserved words or keywords. For example, int, char, float, if, long, else, concert. int जो है उसका जो है मकसद होता है कि जब भी हमने डिक्लेयर करवाना होता है इनिशियलाइजेशन के दौरान या डिक्लेरेशन के दौरान int वैल्यूज को, int वेरिएबल्स को, ठीक है, int में कौन से वेरिएबल्स या वैल्यूज आती हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स में हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं, फ्लोट में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं, कंडीशंस के लिए हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड होते हैं और हमारा कंपाइलर भी इसका मीनिंग जानता होता है, इसलिए वो कोई भी एरर जनरेट नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर मीन उसकी फॉर्म कैसी होती है, तो उसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए। पहला सेक्शन है उसका लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, दूसरा सेक्शन है उसका मेन सेक्शन और तीसरा सेक्शन है उसका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, इन तीनों का क्या मकसद है। सबसे पहला है लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं और तकरीबन हमारे तमाम प्रोग्राम्स का हेडर सेक्शन या हेडिंग सेक्शन होता है वो एक जैसा होता है। While writing programs in C language, we make an extensive use of functions. These are already defined in the language. But before we using the existing functions, we need to include the function where these functions have been defined. These files are called header files. ये एक बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं, इनको हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन फंक्शंस को फुल नहीं लिखते। अगर हम इनको फुल लिखना स्टार्ट कर दे तो हमारा एक प्रोग्राम बहुत सारे पेजेस पे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जस्ट उस फंक्शन का नाम डिफाइन कर देते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सा फंक्शन चाहिए। जैसे हमारे पास एक बुक है इंग्लिश की, उर्दू की, किसी भी सब्जेक्ट की हमारे पास एक बुक है, लेकिन उस बुक में हम उसको पूरा नहीं लिख रहे, जस्ट उस बुक का जो है वो हम नाम लिख रहे हैं कि वो किस ग्रेड की है और वो कौन सी बुक है। तो उस बुक के पीछे जो उसका सारा फंक्शन है वो डिफाइन हो जाएगा और उसका मकसद पूरा हो जाएगा और उसकी जो वर्किंग है वो भी हो जाएगी। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये पहले से ही हमारी फाइल्स में, हमारे प्रोग्रामिंग में डिफाइन कर दिए गए होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हेडर फाइल्स कहते हैं। ये सबसे पहले लिखी जाती हैं और ये हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखी जाती हैं। We include these header files in our program by writing the include statement. include का हम इसके अंदर कीवर्ड यूज करते हैं और उसके साथ हम उस हेडर फाइल का नेम लिखते हैं एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ इंक्लूड स्टेटमेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का हम यहाँ पर कीवर्ड राइट करने के बाद यहाँ पर हेडर फाइल का नेम लिखेंगे। यहाँ पर 2 हेडर फाइल में लिख रही हूँ, एक है studio.h, एक है math.h। उसके अलावा और भी होती है conio.h और भी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट जो है ये 2 डिफाइंस कर रही हूँ। हैश studio.h, it contains information related to input and output functions।
कि ये इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उससे हमें आउटपुट मिलेगी, उसके बारे में जो फंक्शंस की डिटेल होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है। हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, इसके अंदर मैथमेटिक्स फंक्शन जो हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है, उनके मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। सेकंड हमारा सेक्शन है मेन सेक्शन। It consists of a main function. Every C program must contain a main function and it is starting point of execution. यानी कि इसके बगैर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसका लिखना जरूरी होता है। और इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, मेन लिखने के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स हम राइट कर देते हैं, उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स जो है वो राइट करने के बाद अपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम की हमारे बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेन फंक्शन का या मेन सेक्शन का बहुत अहम रोल है हमारे प्रोग्राम की। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, द बॉडी ऑफ मेन इज इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी बॉडी को इनक्लोज करेंगे, सारा इसके अंदर राइट करेंगे। ऑल द स्टेटमेंट्स इनसाइड these curly braces make the body of the main function। यानी कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कोई इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट हमें चाहिए उसके जो, या हमने कुछ प्रिंट करवाना है आउटपुट में, तो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो इसके अंदर राइट की जाएंगी। printf फंक्शन डिस्प्ले द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। printf भी एक हमारे पास फंक्शन है, एक कीवर्ड है जिसको इसलिए यूज किया जाता है कि हमने कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज आउटपुट में जो है वो डिस्प्ले करवानी है, तो वो उसके लिए हम printf का फंक्शन यूज करते हैं। तो printf का फंक्शन यूज करके हम कोई भी स्टेटमेंट राइट कर दें तो आउटपुट में हमें वो बिल्कुल एज इट इज आउटपुट में रिजल्ट दे देगी। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हुए आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। नंबर 1 ये है कि सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस in which we want our program to be executed। यानी कि जिस तरतीब के साथ या जिस सीक्वेंस के साथ हमने अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, या हमें अपने जिस सीक्वेंस के साथ हमें अपने प्रोग्राम की आउटपुट चाहिए, हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस के साथ अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हमने प्रोग्रामिंग जो है वो किसी और सीक्वेंस के साथ राइट की है, कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो हमें आउटपुट में पहले चाहिए थी लेकिन इनपुट में हमने बाद में लिखी है, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह हम इनपुट देंगे हमें रिजल्ट भी उसी सीक्वेंस में जो है वो मिलेगा। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है कि सी लैंग्वेज में अगर कुछ सिंटैक्स या कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो कैपिटल राइट करनी है तो वो कैपिटल ही राइट करनी है, लेकिन अगर कुछ हमने स्मॉल लैंग्वेज में राइट करनी है, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स में राइट करनी है, तो वो स्मॉल अल्फाबेट्स में ही राइट करनी है, उनको हम कैपिटल नहीं राइट कर सकते। अगर कैपिटल राइट करेंगे तो एरर आ जाएगा। थर्ड वन है कि ईच स्टेटमेंट्स एंड विद अ सेमीकोलन सिंबल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेमीकोलन का सिंबल। हर स्टेटमेंट जो एंड होती, जैसे हम इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हैं तो स्टेटमेंट जो है वो फुल स्टॉप के साथ एंड होती है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन के साथ एंड होती है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ एक सी प्रोग्राम की। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल है। इंट मेन, ये हमारी जो है हमारा मेन सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ करली ब्रेसिस से हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है नीचे वाली करली ब्रेसिस तक। printf, अगर हमने हेलो वर्ड का एक जो है स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है, आउटपुट में हमें ये चाहिए, तो printf हम जो है इसका कीवर्ड यूज करेंगे और हेलो वर्ड हम टाइप करेंगे, और साथ में लास्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि सेमीकोलन जो है वो हमने साइन यूज किया है, और लास्ट पे हमने एक और कीवर्ड यूज किया है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का राइट करना जरूरी है अगर हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। रिटर्न जीरो के बगैर हमारा प्रोग्राम हमें एरर देगा। तो ये हमेशा जब भी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, डेव सी प्लस प्लस में एक और हम कीवर्ड यूज करते हैं गेट सी एच, लेकिन वो हम किसी और सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, लेकिन डेव सी प्लस में मोस्टली रिटर्न जीरो यूज किया जाता है। और रिटर्न जीरो जो है वो एक मेन कीवर्ड है, इसके बगैर हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं होती प्रोग्राम की। इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसे हमेशा प्रोग्राम के एंड पे लिखा जाता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड कर देते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आज हम हेलो वर्ल्ड को आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे सी प्रोग्रामिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम डेव C++ में राइट करेंगे और उसके बाद इसको कंपाइल करेंगे और इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। यहां से हम डेव C++ को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद Ctrl+N से हम टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे और अपना प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले #include studio.h int main कर्ली ब्रैकेट बॉडी को स्टार्ट करने के लिए printf का कीवर्ड हम अपनी किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वैल्यू को एज इट इज कॉपी करने के लिए, एज इट इज आउटपुट लेने के लिए हम उसको राइट करते हैं। लास्ट पे हम सेमीकोलन ऐड करेंगे। जिस तरह हम इंग्लिश सेंटेंसेस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह हम सी प्रोग्रामिंग में अपने प्रोग्राम्स को खत्म करने के लिए उनके लास्ट पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न 0 का कीवर्ड राइट करेंगे और इसके लास्ट पे भी सेमीकोलन राइट करेंगे। हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। कोई भी आप अपने प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, माय फर्स्ट प्रोग्राम। और आप इसे यहाँ कहीं भी सेव करवा सकते हैं। मैं यहाँ इसे डेस्कटॉप पे सेव करवा रही हूँ। ओके, सेव करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा एरर आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने गलत साइन लगा दिया था, सेमीकोलन की बजाय मैंने कोलन लगा दिया। ये देख ले, ठीक है। अब दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। तो ये हमारा एरर खत्म हो चुका है और अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी आउटपुट है, हेलो वर्ल्ड। यही हमने प्रिंट करवाना था और ये हमारा प्रिंट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के लेक्चर नंबर 7 में हमारा टॉपिक है कमेंट्स इन सी प्रोग्राम्स। कि कमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। व्हाट आर कमेंट्स? कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, इजी इन इंग्लिश लैंग्वेज। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स जो होती है ना, ये सिंपल स्टेटमेंट्स होती है। जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम राइट करते हैं और उसमें सिंटैक्स कुछ नए जो है वो यूज होते हैं या कुछ डिफरेंट यूज होते हैं या कुछ उसमें फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है और उसको याद रखने के लिए फ्यूचर में या उन स्टेप्स की परफॉर्मेंस को याद रखने के लिए या अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम नीचे कुछ कमेंट्स राइट कर देते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स राइट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है तो कोई मसला नहीं होता। जस्ट हम इसको अपनी आसानी के लिए राइट करते हैं ताकि जब हम कभी दोबारा इस प्रोग्राम को ओपन करें, इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाना हो, दोबारा से इसकी जरूरत पड़े, तो अगर हमें समझ नहीं आ रही सिंटैक्सिस की तो हम इन कमेंट्स को पढ़कर जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में कहें तो सिंटैक्सिस या प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना या उनका मीनिंग लिखना, जैसे अक्सर हम ट्रांसलेशन करते हैं जब या बच्चों को ट्रांसलेशन करवाते हैं तो हम इंग्लिश के जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स राइट कर देते हैं
या उर्दू के मुश्किल वर्ड्स जो होते हैं उनके ऊपर मीनिंग्स राइट कर देते हैं। इसी तरह कमेंट्स भी जो होते हैं ना, वो हमने अपने प्रोग्रामिंग के मीनिंग्स ही होते हैं जो हम नीचे राइट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस सिंटैक्स का क्या मीनिंग था, इस प्रोग्राम में क्या बताया गया था, इस प्रोग्राम का क्या मतलब था। तो सिंटैक्स जो होते हैं ना, वो प्रोग्रामर की लाइफ में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कमेंट्स जो होती है उनका पर्पस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये हमारे प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमने इसको सिंपल इजी वर्डिंग में, इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में जो है वो एक्सप्लेन किया होता है अपने प्रोग्राम को, हम कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। हमारे प्रोग्रामर, हमारे कोई भी दूसरा जो प्रोग्रामर है, जब वो हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसके बाद नीचे हमारे कमेंट्स को पढ़ता है, तो उसको पढ़ने के बाद वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि हमारी इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्या कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होने हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट, यानी कि हमने एक प्रोग्राम लिखा था और उसमें कमेंट्स भी राइट किए थे, तो हम काफी सालों के बाद दोबारा उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दोबारा उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद था जो हमने उस वक्त इसको राइट किया था। तो कमेंट्स जो है वो हमें प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कमेंट्स की 2 टाइप्स होती है, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं, आपको यहाँ इसकी डेफिनेशन के टाइटल से ही अंदाजा हो रहा है कि सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब है जो शॉर्ट कमेंट्स होते हैं, जो बहुत छोटे से होते हैं, सिंगल लाइन में हो जाए या कुछ वर्ड्स में हो जाए। इसको हम ये डबल स्लैश जो है लगा के स्टार्ट करते हैं, और एंड जो है वो इसका हम सिंपल फुल स्टॉप से इसको एंड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, डबल स्लैश, दिस इज अ कमेंट, कोई भी कमेंट आप यहाँ पे राइट कर दो और उसको आप फुल स्टॉप से दी एंड कर दो। सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट कमेंट्स लिखने के लिए हम इन साइंस को यूज करते हैं। ठीक है, इन सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब है कि अगर हमने जो भी कमेंट्स राइट करना है वो 2 या 2 से ज्यादा लाइनों पर मुश्तमिल है, 3 या 3 से ज्यादा लाइनों पर मुश्तमिल है, तब हम उसको मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर राइट करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स के क्या साइंस है, सबसे पहले हम स्लैश राइट करेंगे, उसके बाद हिस्टेरिक, उसके बाद अपना 2 से 3, 3 से 4 जितनी लाइन का कमेंट्स है उसको राइट करेंगे, और एंड पे फिर से हम इसको एंड करेंगे, सबसे पहले हिस्टेरिक, उसके बाद स्लैश, इसके साथ उसको एंड करेंगे। एनीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस इज कंसिडर्ड अ कमेंट इवन ऑन मल्टीपल लाइन्स। लाइन्स जो है वो कितनी भी हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, मल्टीपल लाइन्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि कमेंट जो है वो 3 लाइन्स में लिखा गया है और उसको हमने इसके अंदर जो है वो राइट किया है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। ये है सिंगल लाइन कमेंट की एग्जांपल, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। तो सिंगल लाइन थी, इसको हमने सिंगल लाइन कमेंट से जो है वो प्रिंट करवा दिया है। और जो हमारे कमेंट्स होते हैं ये प्रिंट नहीं होते, ना ही ये आउटपुट में शो होते हैं, ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी है, ना ही ये एग्जीक्यूट होते हैं, ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए राइट करते हैं। यह मल्टी लाइन कमेंट की एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये कमेंट जो है वो 3 लाइंस पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसके बाद अब जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम कमेंट्स कहीं भी राइट कर सकते हैं, अपनी हेडर फाइल्स में, अपने मेन में, अपनी बॉडी में, प्रोग्राम के स्टार्ट में, दरमियान में, एंड में, कहीं भी हम कमेंट्स राइट कर सकते हैं। इसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं होती कि यहाँ ही हमने इसको राइट करना है। तो कमेंट्स जो है वो हमारे प्रोग्राम में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं? व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स? इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव अ कैरेक्टर सेट दैट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेसिफिक सिंबल्स। अल्फाबेट्स में हमारे पास अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स हमारे पास, नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। दीज अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स when combined in an allowable manner form constants, variables and keywords। जब ये अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेसिफिक नंबर कंबाइन करते हैं एक मैनर में, एक सिंटैक्स के लिहाज से इनको कंबाइन किया जाता है, तो ये मिलकर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल बनाते हैं।
अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्रामर। कांस्टेंट्स ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हमने एक बार टाइप कर दिया, एक दफा लिख दिया, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने प्रोग्राम में वेरिएबल को एक नाम दे दिया है, एक नंबर जो है वो उसको अलाउ कर दिया है, तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है डेव C++ में, इसको मैं ओपन करती हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल का नेम a यहाँ पर अलाउ किया है और printf में मैंने यहाँ पर लिखा है इंटर एन इंटीजर scanf। scanf का मतलब है कि हम आउटपुट में अपनी मर्जी से बार बार जो इनपुट है वो चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की। जैसा कि अभी मैं इसको रन करती हूँ इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर वो हमें कहेगा कि इंटर एन इंटीजर, और यहाँ पर मैं वैल्यू इंटीजर की इंटर करूंगी 12। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी और फिर से यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं करवा दूंगी 15 और वो मेरी 15 वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर से मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगी, फिर से मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू दे दूंगी 6, इसको रन करवाऊंगी तो वो मुझे उसकी वैल्यू 6 दे देगा। यानी कि मैंने डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट वैल्यूज दी और उसने मुझे हर बार डिफरेंट रिजल्ट्स दिया, अलाउ किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर scanf को खत्म कर दूं और a को मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूं, a इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 24 रन हुई है। अब मैं इसको कुछ भी करूं तो इसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकती। फिर से इसको मैं ऐसे ही जो है एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर से इसका आंसर 24 आ रहा है। इट्स मीन्स कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अब हम नहीं चेंज कर सकते। पहले जो है हमने इसको इनपुट स्कैनफ के जरिए हम दे रहे थे और हम आउटपुट में इसकी वैल्यूज बार बार चेंज कर सकते थे, तो वो पॉसिबल था। लेकिन जहां पर हमने एक बार इसको यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी तो कर दी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जितनी बार हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार ही इसका सेम रिजल्ट आएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की 3 टाइप्स है, इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डेसिमल यानी कि जैसे पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है ना, उसके बगैर ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स के बगैर नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे 7, -66, 90, -100, -2, 5, 6, 7, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन पॉइंट के बगैर। रियल कांस्टेंट्स क्या होते हैं कि दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट्स। इनके अंदर पॉइंट होता है, ये डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि 7.78, 1.4, 3.14, 0.55, ठीक है, -9.87। जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। थर्ड वन है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन दिस साइन। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस साइन के अंदर कोई भी लेटर, कोई भी अपर केस, कोई भी स्मॉल केस, कोई भी सिंबल, कोई भी डिजिट, कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो इसके अंदर हम राइट कर देंगे वो हमारा कैरेक्टर बन जाएगा, इज कंसीडर्ड एज कैरेक्टर। जैसा कि आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस सिंबल के अंदर हमने 7 राइट किया है, हमने ये स्पेशल सिंबल राइट किया है, M राइट किया है, H राइट किया है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट इज गिवन टू मेमोरी लोकेशन एज द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम।
जैसे कि हमने लास्ट में अभी एग्जांपल सॉल्व की है अभी एक एग्जांपल जिसमें हम उसका नंबर बार बार चेंज कर सकते थे, तो वो वेरिएबल था। वेरिएबल्स में हम नंबर को बार बार चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट इज गिवन टू मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है उसमें हमने एक जगह जो है वो स्पेसिफाई कर लेनी है, एक जगह सिलेक्ट कर लेनी है और उसका एक नाम रख लेना है, और वो जगह या वो नाम या वो पोर्शन हमने एक वेरिएबल को दे देना है। जिस तरह अगर हम एक घर खरीदते हैं और उसमें रूम्स जो होते हैं, रूम्स असाइन कर देते हैं कि ये इसका रूम है, ये इस बड़े भाई का रूम है, ये इस बहन का रूम है, हम एक रूम उन रूम्स को स्पेसिफाई कर देते हैं ना। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल्स की लोकेशन को भी स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम, हर वेरिएबल का यूनिक नेम होता है, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड हैज अ डाटा टाइप, और उसकी अपनी डाटा टाइप होती है। ठीक है, डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डाटा दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डाटा टाइप होती है वो हमें बताती है कि डाटा किस जो है वो डाटा टाइप से लिंक है या किस डाटा टाइप से उसका कनेक्शन है। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज डिफरेंट डाटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। सी लैंग्वेज के डाटा टाइप्स हम पढ़ते हैं, इंटीजर इंट, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट, कैरेक्टर इंटीजर इंट। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज होल नंबर। इंटीजर डाटा टाइप में हम होल नंबर्स जो है होल वैल्यूज को, होल नंबर्स को स्टोर करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, और ये मेमोरी में 4 बाइट्स को लोकेट करता है। ठीक है, यानी कि मेमोरी के अंदर ये 4 बाइट्स मेमोरी जो है वो लोकेट करता है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज द कीवर्ड इंट। हम अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए इंट का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, साइन इंट कैन बी यूज टू स्टोर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज, यानी कि जिसके साथ साइन होंगे, पॉजिटिव का साइन होगा या नेगेटिव का साइन होगा, उसको हम साइन इंट कहते हैं। अनसाइन इंट यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि उसके साथ कोई भी साइन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ डेसिमल नंबर्स, यानी कि इसके अंदर पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं। जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होंगे वो फ्लोट के जो है कीवर्ड उसके लिए हम यूज करेंगे, फ्लोट का कीवर्ड यूज करेंगे हम डेसिमल पॉइंट्स के लिए। तो डेसिमल पॉइंट्स के लिए जो हमारी डाटा टाइप्स यूज होगी वो फ्लोट यूज होगी। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज द कीवर्ड फ्लोट। अब फ्लोट यूज ये भी 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। ठीक है, थर्ड है कैरेक्टर। To declare character type variable in C, we use the keyword char, C-H-A-R, char. It takes up 1 byte of memory for storage. ये एक जो है बाइट लेता है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, और एक कैरेक्टर के अंदर, एक बाइट के अंदर हम एक कैरेक्टर को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी डाटा टाइप्स इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर, और यहाँ पर जो इनके कीवर्ड्स हम यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेम ऑफ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल का नेम जो हम रखते हैं या जो हम चूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो किस तरह का होना चाहिए। ईच वेरिएबल नेम मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफाइड, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नेम यूनिक होना चाहिए, या उसको हम आइडेंटिफायर भी तो कहते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, लोअर केस और अपर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। उसके अंदर लोअर केस हो सकते हैं, अपर केस अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स मतलब के नंबर्स हो सकते हैं 0 to 9, और अंडरस्कोर साइन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ये या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, ना ही किसी डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए, ना ही कोई साइन से मतलब किसी सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर या लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अ रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड हमने पढ़े थे, या कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हम वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते, जैसे इंट लगा दिया, नहीं। इंट के साथ हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं ए, बी, इस किस्म के हमारे हाइट, एज, ये हमारे वेरिएबल नेम हो सकते हैं। ठीक है,
देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। इनके बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ज्यादा शॉर्ट बना ले या ज्यादा लॉन्ग बना ले, लेकिन वो कोशिश करें कि ज्यादा लॉन्ग आपका वेरिएबल का नेम ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है। Variable declaration. We need to declare a variable before we can use it in a program. जिस तरह हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लास में तो हम स्कूल का पार्ट तो होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्लास में एक अटेंडेंस लगाई जाती है। इस चीज को मालूम किया जाता है कि हम क्लास में मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह हम सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड गिविंग इट्स अ वैलिड नेम। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले उसको एक नाम दिया जाता है वेरिएबल को, कि इस वेरिएबल का क्या नाम होगा, और उसकी डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई की जाती है कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी, फ्लोट होगी, करैक्टर होगी। ठीक है, और उसका कोई भी नेम रखा जाता है, ए रखा जाए, बी रखा जाए, हाइट रखा जाए, एज रखा जाए, कुछ भी रखा जा सकता है उसके मुताबिक। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप में बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अगर कुछ वेरिएबल्स जो है उनका ताल्लुक एक ही डाटा टाइप से है, तो उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर किया जा सकता है। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल अ डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मीन्स कि उसका नाम भी रख दिया और उसकी डाटा टाइप भी हमने असाइन कर दी, तो फिर उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। हमारे पास ये प्रोग्राम है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डाटा टाइप हमारे पास है इंट और हमारे वेरिएबल का नेम है ए। फिलहाल मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, इसमें हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। एक तो उसको हमने एक डाटा टाइप दी इंट, सेकंड में हमने क्या किया कि उसको एक नेम दे दिया ए का। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोसेस किया है, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि है ये इसका सिंटैक्स है, डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। सबसे पहले हम डाटा टाइप राइट करते हैं, फिर वेरिएबल नेम राइट करते हैं। जैसे इंट ए, फ्लोट, हाइट एंड करैक्टर में हम जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या होता है? असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। C language allow us to initialize or declare a variable at the same time or at the same line. ठीक है, यानी कि हम एक ही टाइम में वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और एक ही टाइम में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, तो नीचे वाली जो है हम लाइन में यहाँ पर हम इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। a इज इक्वल टू 12। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, इस प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये जस्ट हमने वैल्यू असाइन की है। ये अगर इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाया जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन दोनों प्रोसेसेस को अगर मिलाया जाए तो इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम दो लाइंस में नहीं करना चाहते, तो हम इसे एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? हम एक ही लाइन में इसको वैल्यू दे सकते हैं, a के साथ इक्वल एंड 12। ठीक है, तो एक ही लाइन में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। इसके सबसे पहले इसका सिंटैक्स है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप, जैसे कि वहां पर इंट थी, वेरिएबल नेम जैसे कि वो a था, इज इक्वल टू वैल्यू, जैसे मैंने उसको वैल्यू 12 असाइन की थी। एग्जाम्पल जैसे इंट a इज इक्वल टू 12, फ्लोट हाइट इज इक्वल टू 5.2 एंड करैक्टर ग्रेड इज इक्वल टू a। ये इसकी एग्जाम्पल है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम वैल्यू असाइन नहीं करते, सिर्फ हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं,
और उसकी डेटा टाइप जो है वो असाइन करते हैं। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम उसको वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है, इक्वल का साइन लगा के आगे उसकी वैल्यूज राइट कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लेक्चर नंबर 10 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।